नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट में पूर्व वर्षों में जो एग्ज़ाम हुए थे इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा अगर आप अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इसकी भी वैकेंसी आ चुकी है और नेट पीएचडी जो उनमें मांगी जाती है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर नेट आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप इन भर्तियों की डिटेल को देखना चाहते हैं तो वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो उसमें जो आप जो वैकेंसी की जो कंप्लीट जो डिटेल है उसको आप देख सकते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन उनको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा होता है। तो ये श्रृंखला अध्ययन है, समस्या समाधान है, उद्दीपन अनुक्रिया या फिर सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन है। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा होता है। उच्चतम स्तर की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, कोई समस्या जो आ जाती है जब आप उस समस्या को दूर कर देते हैं तो वही है समस्या का समाधान करना। तो समस्या समाधान अध्ययन जो यहाँ पर अध्ययन का उच्चतम स्तर माना गया है। बच्चे जैसे आप पढ़ा रहे हैं और उनको कोई कठिनाई आती है तो जो आप उनकी कठिनाई को दूर कर देते हैं तो वही है समस्या समाधान अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होगा जब उसका विद्यार्थियों पर नियंत्रण हो, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त हो, अपने सहयोगियों की अपेक्षा अधिक योग्य हो या उच्च प्राधिकारियों के बहुत समीप होता है। तो इसमें जो कौन सा वाला सही आंसर है। जैसे आप एक टीचर लगते हैं तो जब आप टीचर लगोगे तो सबसे ज़्यादा जो आपका आनंद किस चीज़ में आएगा, विद्यार्थी पर अगर आपका पूरी रोक हो, नियंत्रण हो, या अपने जो सहयोगी जो अन्य जो टीचर है उनसे ज़्यादा आप योग्य हो, या फिर जो अधिकारी जो है ऑफिसर उनके आपके साथ जो अच्छी खासी उठना बैठना हो, उनके साथ अच्छी बनती हो। तो यहाँ पर जो इसका माना गया है, अगर बच्चे जो आपको आदर देते हैं, विद्यार्थियों से अगर आपको आदर प्राप्त होगा तो यही जो है यहाँ पर इसका सही आंसर माना गया है। तो एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर तब आनंदित होगा जब बच्चे विद्यार्थी आदर प्राप्त करते हैं, आप विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द हैं। इसका मतलब है कि शिक्षक को पढ़ाते समय रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक बोलना चाहिए, शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित है। तो इसका मतलब क्या है, शिक्षक को क्या काम करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर क्या है, जो शिक्षण उपकरण जो है इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षण को और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है, एक शोध पत्र किसी विषय पर सूचनाओं का संकलन होता है, लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है, समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है, या एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। तो शोध पत्र क्या है। शोध पत्र का जो संबंध है ऑप्शन डी से, जिसमें एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा कंप्यूटर से क्वेश्चन है, एक जीबी जो होती है गीगाबाइट, ये किसके बराबर होती है। 1000 मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट या बाइट्स के बराबर। तो किसके बराबर होती है 1 जीबी। 1 जीबी जो होती है ये 1 मेगाबाइट अर्थात 1024 जो मेगाबाइट है इसके बराबर होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो परिवर्तन करता है करैक्टर से बिट्स में, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में, मशीनी भाषा से उच्च स्तरीय भाषा में, या फिर वर्ड से बिट्स में। तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तन करता है। तो क्या परिवर्तन करता है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में ये बदलता है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा वास्तविक मेमोरी है, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी, अति विस्तृत उप प्रधान मेमोरी। अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम, यह मेमोरी का एक प्रकार जिसका उपयोग सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। तो वास्तविक मेमोरी क्या है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है, मेमोरी का एक प्रकार है जिसका उपयोग सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोड में दिए गए उचित विकल्प का चयन कीजिए। जैसे मधुमक्खी शहद बनाती है, मधुमक्खी शहद देती है, गाय दूध देती है। शिक्षक क्या देगा, बौद्धिक स्तर, अंक, पाठ या बुद्धिमत्ता। जैसे मधुमक्खी शहद देगी, गाय दूध देगा। इसी प्रकार से जो शिक्षक है ये क्या देता है, पाठ देता है। इसके बाद आ जाता है हमारा पी आर के पिता हैं, एस क्यू के पुत्र हैं, टी पी के भाई हैं, आर एस की बहन है। तो क्यू का टी से क्या रिश्ता है, तो इसका क्या रिश्ता होगा। अगर पी आर के पिता है, पी जो है आर के क्या है, पिता, पी आर के पिता है, एस क्यू के पुत्र हैं, एस क्यू के पुत्र हैं, एस क्यू के पुत्र हैं। टी पी का भाई है, टी जो है इस पी का क्या है, भाई है, टी पी के भाई हैं। यदि आर एस की बहन है, यदि आर एस की बहन, आर एस की बहन है, तो क्यू टी का क्या रिश्ता है, इनका क्या संबंध है। ये भाई हैं और ये पिता है। अब ये इसकी बहन और ये इसका पुत्र, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू टी की क्या होगी, भाभी होगी, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि पी जो है आर के पिता हैं, ये दोनों भाई हो गए। एस क्यू का पुत्र हो गया, एस क्यू का पुत्र हो गया, आर एस की बहन है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसकी भाभी। इसके बाद है यहाँ पर अभिकथन वाला क्वेश्चन है। तो वेन आरेख चिन्हांकन की स्पष्ट विधि है। वेन आरेख निरूपाधिक न्याय वाक्य की वैधता परीक्षण की सर्वाधिक प्रत्यक्ष विधि है। वेन आरेख विधि में अधिकारिकाओं और निरूपाधिक न्याय वाक्य के निष्कर्षों को आरेखित किया जाता है। वेन आरेख विधि में निरूपाधिक न्याय वाक्य के परीक्षण के लिए 3 अधिव्याप्त व्यवहित बनाए जाते हैं। तो कौन से वाला सही है इसमें। अब यहाँ पर अगर हम इसमें सही को देखें तो, क्योंकि कोट वाला क्वेश्चन है, तो बी जो इसको माना गया है 1, 2 और 4 को। वेन आरेख विधि में निरूपाधिक न्याय वाक्य के परीक्षण के लिए 3 अधिव्याप्त वृत्त बनाए जाते हैं, और पहला और दूसरा भी देख लेते हैं। तो वेन आरेख चिन्हांकन की स्पष्ट विधि है, और दूसरा है कि वेन आरेख निरूपाधिक न्याय वाक्य की वैधता परीक्षण की सर्वाधिक प्रत्यक्ष विधि है। तो इस प्रकार से जो इन तीनों को यहाँ पर माना गया है, और ये तीसरा नहीं है कि वेन आरेख विधि में आधिकारिकाओं और निरूपाधिक न्याय वाक्य के निष्कर्षों को आरेखित किया जाता है, तो यही नहीं है। तो नीचे दिए गए कोड से सही अभिकथन आपने बताना था। तो सही कौन सा है, ऑप्शन बी वाला। इसके बाद क्वेश्चन है व्यवहार को प्रभावित करने वाले, व्यवहार को प्रभावित करने या भावनाओं को उद्वेलित करने के जरिए किस विवाद का समाधान करना कहलाता है। व्यवहार को प्रभावित करने या फिर भावनाओं को उद्वेलित करने के जरिए किसी विवाद का समाधान करना कहलाता है। शाब्दिक, अनुयायात्मक, शब्द निर्मित या संक्षिप्ति का। अब इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी में है, तो क्या कहा जाएगा उसे,
अनुयायात्मक जो इसको कहा जाएगा। तो व्यवहार को प्रभावित करने या फिर भावनाओं को प्रेरित करने के जरिए किसी विवाद का समाधान करना क्या कहलाएगा? अनुयायात्मक। इसके बाद है www, कंप्यूटर जो उसमें आता है ये। तो इसका मतलब क्या है? तो www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके द्वारा हम इंटरनेट पर किसी भी साइट पर जाकर उसकी जांच कर सकते हैं या फिर उसे देख सकते हैं। इसके अलावा जिस विषय से संबंधित वह साइट है उसके बारे में पूर्ण जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है एक हाई डिस्क ट्रैक में विभाजित होती है। एक हाई डिस्क ट्रैक में विभाजित होती है जिसे निम्नलिखित में और विभाजित किया जाता है। क्लस्टर्स, सेक्टर्स, वेक्टर्स या हेड्स। किस में? अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है बी वाला। तो एक हाई डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है और जिसे इनमें से और विभाजित किया जा सकता है सेक्टर्स में। पहले डाटा संग्रहण का कार्य सेक्टर्स में और उसके उपरांत ट्रैक्स में होता है। इसके बाद क्वेश्चन है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है। तो इसे हम कंपाइलर, सिमुलेटर, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर क्या कहेंगे? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है। अब इनमें देखें तो ऑप्शन डी वाला है हमारा। तो क्या कहा जाएगा? इसे इंटरप्रेटर इसको कहा जाता है। इसके बाद है आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क निम्नलिखित में से किसका पूर्व अनुमान है? मानव स्वभाव में एकता, मानव स्वभाव में सत्यनिष्ठा, एकरूपता या फिर सौहार्द। तो आगमनात्मक तर्क किसका पूर्व अनुमान है? तो जो ऑप्शन सी में है, मानव स्वभाव में एकरूपता। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 16 से 21 तक के सारणी दी गई है, इसमें से आपने इनको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में दिए गए हैं। जैसे वर्ष 2005 से लेकर 2009-10 तक फल, सब्जियां, फूल और फल बागवानी क्षेत्र कितना था? तो यहाँ पर जो पहला जो ऐसे क्वेश्चन है कि किन 2 वर्षों में कुल बागवानी के कुल क्षेत्रफल में उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई? तो इनमें उच्चतम जो वृद्धि है ये कौन से में हुई है? किन 2 वर्षों में कुल बागवानी के कुल क्षेत्रफल में उच्चतम वृद्धि हुई है? अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा? तो ऑप्शन डी जो है 2006-07, 6-7 और 7-8। तो इनको यहाँ पर माना गया है। यहाँ पर क्या है, 2006-07 में वृद्धि की अगर हम बात करें तो 194 है और कितनी है 187 है, बटे में 187 गुणा में 100 तो कितनी आएगी 3.74%। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट में देख लेते हैं 2007-08 में। यहाँ पर कितना है 202 में से कितने निकालेंगे 194 बटे में 194 गुणा में 100 तो कितना आएगा 4.13%। इसी प्रकार से फिर हम 2008-09 की निकाल लेंगे 207 माइनस 202 बटे में 202 गुणा में 100 तो कितना आएगा ये आ जाएगा 2.48%। इसी प्रकार से फिर 2009-10 की निकाल लेंगे, इसमें भी फिर वैसे ही हो जाएगा 209 माइनस 207 बटे में 207 और गुणा में 100 तो ये निकल के आएगा 0.97%। तो इसमें अब आप देख सकते हैं उच्चतम जो वृद्धि है या फिर ये तो 2006-07 में और या फिर ये 2007-08 में है। इन दोनों में ही है।
इसके बाद है कुल बागवानी के अंतर्गत क्षेत्रफल में फूल, सब्जी और फलों के लिए क्षेत्र का भाग है तो कितना है। तो इनके लिए कितना भाग है, तो ये माना गया है ऑप्शन 1 वाला 138 और ये 30%। तो इसमें कि हम जो ये सारे दिए गए हैं, ये जो दिए गए हैं सारे, इनको हम जोड़ लेंगे तो जोड़कर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 999 लाख हेक्टेयर। फूलों का योग आ जाएगा फिर इनका, ये कितना है 2 4 6 और 2 8 है। इसके बाद फिर ये सब्जी जो है ये आ जाएंगी, सब्जियों का योग तो कितना हो जाएगा, ये 72 75 78 79 79, तो ये हो जाएगा 383 लाख हेक्टेयर। उसके बाद फिर ये फल हैं, इनका फलों को हो जाएगा तो इनका आ जाएगा 291 लाख हेक्टेयर। तो कुल क्षेत्रफल में फूलों के क्षेत्रफल का प्रतिशत तो कितना होगा, ये 8 था तो यहाँ पर हो जाएगा 8/999 गुणा में 100%। तो इसे हल करेंगे तो 0.8008% मतलब 1% के बराबर है। फिर कुल क्षेत्रफल में सब्जियों के क्षेत्रफल का प्रतिशत हो जाएगा, ये जो ये है यहाँ पर 383, फिर 383 को हो जाएगा 383/999 और गुणा में 100%, तो ये आ जाएगा 38.33 है ये, तो आएगा इसका 38। इसी प्रकार से फलों को हो जाएगा, फिर फलों में हो जाएगा 291 और बटे में 999 और 100%, इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 29.13%। तो इसलिए कुल बागवानी का जो अंतर्गत जो क्षेत्रफल है, इसमें फूल, सब्जी और फलों के लिए जो क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है ये कितना होगा, तो 1%, यहाँ पर जो था 1%, 38 और 29, तो 29 से लगा लो या 30 लगा लो, तो इस प्रकार से जो है ये माना गया है 1%, 38 और 30%। 29 होता तो यहाँ पर 29 आता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ष 2005-06 से 9-10 के दौरान क्षेत्रफल में किस में उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई। तो ये किस में हुई थी उच्चतम वृद्धि, तो जो है ऑप्शन सी अर्थात जो फूल है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है 2005-06 से 9-10 तक किस बागवानी फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग 10% की वृद्धि हुई थी। तो इसमें किस में हुई थी, तो ये सब्जियों में हुई थी। क्योंकि फलों में थी 19% की और सब्जियों में थी 10% की, और जो फूल हैं इनमें 100% की, तो 10% की जो है ये सब्जियों में थी। इसके बाद है वर्ष 2007-08 में कुल बागवानी के अंतर्गत क्षेत्रफल में फलों, सब्जियों और फूलों का क्षेत्रफल का भाग क्या है। तो इनका जो भाग है तो ये 68% है। तो इसमें क्या है 2007-08 में फल, सब्जियों और फूलों का जो कुल भाग कितना था, इसमें 58, 78 और 2, तो 8 2 10 8 2 18 5 7 15 1 16 7 5 12 18 5 12 1 13, तो 138 लाख हेक्टेयर। फिर इसका 138 और 138 बटे में 202 और गुणा में 100%, तो ये आ जाएगा 68.31%। इसके बाद है किस वर्ष फलों के क्षेत्रफल में उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई थी। तो कब हुई थी ये, और ये हुई थी 2006-07 में।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल होते हैं। जो धुआं होता है इसमें सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और एसपीएम होते हैं, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और ओजोन होते हैं। तो ये जो धुआं जो होता है शहरों में, तो इसमें कौन से कण होते हैं? और इसमें जो है ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और जो अनजले हाइड्रोकार्बन, तो ये होते हैं इसमें। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्यों को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होगी? भूकंप, जंगल में आग, ज्वालामुखी उद्भवन या अकाल या फिर बाढ़ से। तो किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्यों को नुकसान पहुंचने में जब सबसे ज़्यादा संभावना होगी? तो सबसे ज़्यादा संभावना किस में होगी? तो ये अकाल और बाढ़ में। जैसे अभी या हाल ही में ये हिमाचल में आई थी, या पिछले जो वर्ष है या ये हुई थी। तो भारत में विद्युत उत्पादन में नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत का प्रतिशत जो भाग, ये कितना है? प्रतिशत भाग की बात करें तो ऑप्शन बी वाला है यहाँ पर। तो कितना माना गया है? 22 से 25%। नेक्स्ट आ जाता है वर्ष 2010-11 में उच्च शिक्षा में निम्न में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों का नामांकन निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक था? अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला विद्यार्थियों का। 2010-11 का जो यहाँ पर पूछा गया है। अब इनमें जो यहाँ पर सी आंसर है हमारा ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी थे। नेक्स्ट है, आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत, ये किसके संदर्भ में है? जहरीली गैस फैलने के कारण हुई नुकसान से संबंधित दुखद घटना, गरीब लोगों की दुखद स्थिति, नवीनीकरण निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय या जलवायु परिवर्तन। तो आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत किसके संदर्भ में है? और जो ऑप्शन यहाँ पर सी में दी गई है, तो यह है नवीनीकरण या निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन अवक्षय से, खतरनाक अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन या नाभिकीय ऊर्जा से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है और इसका जो संबंध है ये जलवायु परिवर्तन से है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है? परिवहन क्षेत्र, प्रशीतन और वातानुकूलन, वेटलैंड या फिर उर्वरक। तो पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, प्रशीतन और वातानुकूलन। नेक्स्ट आ जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? उसे 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। उसे उस शिक्षा की उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया है। इसे केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजनागत निधियाँ प्राप्त होती हैं। राज्य विश्वविद्यालयों के लिए से राज्य सरकारों से निधियाँ प्राप्त होती हैं। तो एक यहाँ पर सही नहीं है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इससे राज्य सरकार से जो निधि जो है वो प्राप्त होती है। तो यही जो यहाँ पर गलत है। इसके बाद आ जाता है हमारा तर्क वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर तर्क और साथ में कांड जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर तर्क की बात करें तो कथन है सबसे पहले कि क्या भारत को द्विदल पद्धति अपना लेनी चाहिए, और इसके समय में तर्क दिया गया कि हाँ, इससे सरकार में स्थिरता आएगी। और दो, नहीं कि इससे मतदाताओं की पसंद सीमित हो जाएगी। क्या द्विदल पद्धति अपना लेनी चाहिए? अब इनमें जो देखें ऑप्शन सी को माना गया है। तो दोनों ही जो तर्क हैं यहाँ पर सही माने गए हैं। हाँ कि इससे सरकार में स्थिरता भी आएगी, और नहीं भी इससे मतदाताओं की पसंद सीमित भी हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है यहाँ पर कथन और तर्क वाला ही क्वेश्चन है। तो इसमें है कि क्या आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगना चाहिए? आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तर्क की बात करें तो हाँ, यह राजनीति के अपराधीकरण को रोकेगा। और दूसरा, नहीं, इससे शासित दल को अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध
तुच्छ मामले फाइल करने में प्रोत्साहन मिलेगा। तो कई बार झूठे केस में फंसा देते हैं, तो वो भी जो है यहाँ पर। अब इस आधार पर देखें तो कौन से वाला सही बनेगा। ऑप्शन डी वाला, दोनों में से कोई भी तर्क यहाँ पर सही इसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे अब इलेक्शन हुए हैं तो इनमें बहुत से ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ जो है मुकदमे भी हैं और जेल से इलेक्शन लड़ा और वे जीत भी चुके हैं। तो दोनों ही जो बातें यहाँ पर इसमें ये सही नहीं लग रही हैं। इसके बाद है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में कौन से वाला एक सही है। किसमें? भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में। तो पहला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेगा। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक धारण करता है, अपने पद पर बना रहता है। किसी भी जांच के लंबित रहने तक उसे निलंबित किया जा सकता है। उससे दुर्व्यवहार सिद्ध होने या अक्षमता के कारण हटाया जा सकता है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में एक सही है। अब यहाँ पर सही है कौन सा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसमें पहला और चौथा। पहला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेगा और उसे दुर्व्यवहार सिद्ध होने या अक्षमता के कारण हटाया जा सकता है। तो ये जो यहाँ पर इसमें सही माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए। किसमें? जो प्राइमरी लेवल है प्राथमिक विद्यालय, तो इसमें ज़्यादा क्या है, शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है? बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा सकते हैं, पुरुषों से बेहतर मूल विषय वस्तु की जानकारी होती है, कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती है, बच्चों से प्यार स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। तो छोटे बच्चों पर महिलाएं शिक्षक होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है ऑप्शन डी को माना गया है, क्योंकि बच्चों से प्यार स्नेह से व्यवहार में कर सकती हैं। इसके बाद है पूर्वतः अधिपत्र में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री। तो पूर्वतः अधिपत्र में लोकसभा अध्यक्ष, और ये आते हैं प्रधानमंत्री के बाद में। इसके बाद है शिक्षक के द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? शिक्षण सामग्री को श्वेतश्याम रूप में लिखना, एकाग्रचित बनाना, महत्वपूर्णता उल्लेखनीय बिंदु लिखना, या शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। तो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग एक शिक्षक के द्वारा क्यों किया जाना चाहिए? तो जो ऑप्शन सी में है, महत्वपूर्ण और जो उल्लेखनीय बिंदु हैं उनको दिखाने के लिए। इसके बाद आ जाता है वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है? स्वतः अध्ययन की, आमने सामने बैठकर पढ़ने की, ई लर्निंग की, या मिश्रित अध्ययन की। तो इस समय जो अध्ययन की विधि चल रही है वो प्रभावी कौन से वाली है? तो इस समय जो चल रही है ई लर्निंग की। जैसे आप ऑनलाइन जब क्लास लेते हैं, पढ़ते हैं उसमें, तो ई लर्निंग वाली जो है यहाँ पर चल रही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंध रखती है? संपादकों को बताए बगैर एक ही शोध पत्र को 2 शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करना, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों को योगदान हो, किसी शोध पत्र में अपने तर्कों पर चर्चा के बिना ही आंकड़ों से रूपरेखा को व्यवस्थित करना, शोध पत्र में किसी भी सहयोगी को उससे कृपा दृष्टि पाने हेतु लेखक के रूप में शामिल करना, भले ही उसे सहयोगी ने शोध पत्र में कोई बड़ा योगदान न दिया हो। तो कौन से वाला सही है इसमें? अब इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी में है, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। इसके बाद है निम्नलिखित प्रतिदर्श प्रणालियों में से कौन सी संभाव्यता पर आधारित नहीं है? सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श, स्तरबद्ध प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श या समूह प्रतिदर्श। तो प्रतिदर्श प्रणालियों में से कौन सा संभाव्यता पर आधारित नहीं है? अब नहीं है जो ऑप्शन डी में दिया गया है। कौन सा? समूह प्रतिदर्श। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कौन सा संदर्भ आधुनिक भाषा संघ MLA फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है? तो कौन से वाला है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, हॉल, डोनाल्ड,
फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। इसके बाद है एक कार्यशाला होती है, किसी विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलन, किसी विषय पर चर्चा के लिए बैठक, किसी कॉलेज या विद्यार्थी में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थी के विषय में चर्चा करते हैं, एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिससे किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या फिर तकनीक के विकास पर बल दिया गया हो। तो एक कार्यशाला कौन सी होगी? और जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है, एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिससे किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया गया हो। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करता है तो उसे महत्वपूर्ण होगी सहानुभूति, तद अनुभूति, विद्वेष या उदासीनता। तो शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करता है तो क्या होता है उससे, और उससे होगी तद अनुभूति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पर जो है कोड दिया गया है जैसे ये वाला है, और GLAIB को हम निरूपित करते हैं। तो ये जो टाइगर जो है इसको कैसे करेंगे, इसको जैसे हम ये लिख सकते हैं तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो GHABLMIJBC, तो ये सेम जो क्रम यहाँ पर भी चलेगा। तो STUIJGHEFRS, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए वाला बन जाएगा। इसके बाद है कार्यकारी परिकल्पना होती है, किसी तरह के लिए प्रमाणित परिकल्पना, परीक्षण अपेक्षित न हो, आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकार्य परिकल्पना, एक वैज्ञानिक सिद्धांत। तो कार्यकारी परिकल्पना होती है, कौन सी होगी? जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है, आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकार्य परिकल्पना। इसके बाद है भारत में प्रेस से 32 सीट किस प्रधानमंत्री के समय अधिरोपित की गई? राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी या देवेगौड़ा। तो प्रेस से 32 सीट किस प्रधानमंत्री के समय अधिरोपित की गई थी? और ये की गई थी इंदिरा गांधी के समय में। इसके बाद है नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनों के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं मनोरंजन, अनन्य क्रिया संप्रेषण, विकासात्मक संप्रेषण या फिर कम्युनिटेरियन। तो क्या कहा जाएगा इसे? और इसको कहा जाएगा अनन्य क्रिया संप्रेषण। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आधारित होता है, किस पर आश्रित होगा? इन्फोटेनमेंट पर, एजुटेनमेंट, मनोरंजन या ज्ञानोदय पर। अब इसमें जो संप्रेषण जो है किस सिद्धांत पर आधारित होगा, और ये होगा जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, एजुटेनमेंट पर, एजुकेशन पर। इसके बाद है संप्रेषण प्रक्रिया में इनमें से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन सी वाला है। सबसे पहले संप्रेषण, संदेश, माध्यम, रिसीवर और बाद में प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट 1780 में किन के द्वारा आरंभ किया गया था? डॉक्टर जॉन एब्सेंट, जेम्स अगस्ट हिकी, लॉर्ड क्रिप्सन या A.O. हाइम। तो 1780 में किन के द्वारा आरंभ किया गया था? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं तो ये थे जेम्स अगस्ट हिकी। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।